हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पैनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम पैनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। दंड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में रही है और इन विचारधाराओं को ही हम दंड के सिद्धांतों का नाम देते हैं। विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों के आधार पर दंड के सिद्धांतों को हम 5 वर्गों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दूसरा, प्रिवेंटिव थ्योरी अर्थात निरोधात्मक सिद्धांत। तीसरा, डिटरेंट थ्योरी अर्थात प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। चौथा, एक्सपायरेटिव थ्योरी यानी प्रायश्चित का सिद्धांत। पांचवा, रिफॉर्मेटिव थ्योरी अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत। आज के व्याख्यान से पहले हमने पहले 3 सिद्धांत अर्थात रिट्रीब्यूटिव थ्योरी अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा प्रिवेंटिव थ्योरी अर्थात निरोधात्मक सिद्धांत, तीसरा डिटरेंट थ्योरी अर्थात प्रतिरोधात्मक सिद्धांतों पर चर्चा की थी। आज हम चौथे और 5वें सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। चौथा सिद्धांत है एक्सपायरेटिव थ्योरी यानी प्रायश्चित का सिद्धांत। पांचवा, रिफॉर्मेटिव थ्योरी यानी सुधारात्मक सिद्धांत। आज हम पहले एक्सपायरेटिव थ्योरी या प्रायश्चित के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। यह सिद्धांत धार्मिक भावनाओं पर आधारित है और इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति के कार्यों को पाप और पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है और धार्मिक दृष्टि से अपराध करना पाप होता है। अतः यह धारणा है कि अपराध करने वाला व्यक्ति पाप करता है और उसकी शुद्धि के लिए उसे प्रायश्चित करना आवश्यक माना गया है। धार्मिक लोगों की मान्यता यह भी है कि पाप करने से या अपराध करने से आत्मा कलुषित हो जाती है और जिसकी शुद्धि का एकमात्र उपाय प्रायश्चित होता है और जिसे कर लेने के उपरांत ही व्यक्ति उस पाप के दायित्व से मुक्त हो जाता है। अतः देखा जाए तो वास्तव में यह कोई दंड का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह धार्मिक विश्वास और मान्यताओं पर आधारित है तथा इसमें कोई व्यक्ति या कोई अपराधी अपने प्रायश्चित को धार्मिक या आत्मानुभूति के आधार पर ही करता है और ऐसा कोई प्रभावी कानून नहीं बना है अभी तक जो उसके उपरांत या प्रायश्चित कर लेने के उपरांत उस व्यक्ति को दंडित ना करें। परंतु कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि जब व्यक्ति जिंदगी के नाजुक क्षणों में अपनी भूल को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित तो करना चाहता है, परंतु वह कानून की दृष्टि से निर्दोष या निरपराध ठहराया जा चुका होता है। अतः देखा जाए तो यह प्रायश्चित का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इसे दंड के सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यह व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से पाप और पुण्य का निर्धारण करता है। अब हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान समय जो कि सुधार का युग है और जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले सुधारों के पीछे एक ही सिद्धांत कार्य कर रहा है कि संपूर्ण प्राचीन दंड व्यवस्था दोषपूर्ण है, क्योंकि जब प्रतिशोध का सिद्धांत, प्रतिरोध और निरोध का सिद्धांत अपराधों की संख्या में कमी नहीं कर सके और नए नए सिद्धांतों पर अमल के होने के उपरांत भी अपराध बढ़ते ही गए, क्योंकि उपरोक्त सभी सिद्धांत एक पक्षीय व्याख्या ही प्रस्तुत करते हैं। इन सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष यह निकला कि दंड की कठोरता से अपराध रुक नहीं सकते,
अतः अपराधियों को ही सुधारा जाए। वर्तमान समय में जब आँख के लिए आँख का सिद्धांत अपराध नहीं रोक सका, तब सुखवादी दर्शन का उदय हुआ, जिससे अधिक पीड़ा या कष्ट के महत्व को स्वीकार किया गया। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति को अपराध करने पर अधिक सुख की प्राप्ति होती है, तो उसे उस सुख की प्राप्ति से अधिक दंड दिया जाता था या पीड़ा या कष्ट दी जाती थी, ताकि वह भविष्य में अपराध करने की ओर अग्रसर न हो। और जब यह सिद्धांत, सुखवादी दर्शन वाला सिद्धांत भी असफल रहा, तब दंड की कठोरता पर कार्य किया गया और देश निष्कासन और मृत्युदंड के प्रयोग को भी स्वीकार किया गया, परंतु उससे भी अपराध नहीं रुके। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि निष्कर्ष यह निकाला गया कि दंड की कठोरता से भी अपराध नहीं रुक सकते, अतः अपराधियों में ही सुधार किया जाए। और इसी कारण सुधारात्मक व्यवस्था या सुधारात्मक दंड व्यवस्था का उदय हुआ। दंड का यह आधुनिक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य में इस सिद्धांत को अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधी को एक अच्छा इंसान बनाना है, और इस सिद्धांत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दंड के अन्य सिद्धांत सफलतापूर्वक अपराधों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो सके। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी के दंड पर ध्यान न दिया जाकर उनके सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाना पर बल देता है। सुधारात्मक सिद्धांत के निम्न विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत अपराध की अपेक्षा अपराधी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ताकि वह भविष्य में समाज में स्वयं को पुनर्स्थापित कर सके। इस सिद्धांत की मान्यता है कि समाज का वातावरण ही समाज में अपराधी के लिए उत्तरदायी होता है। अपराध के कारणों की खोज के लिए वातावरण जो कि सामाजिक जहाँ व्यक्ति रहता है, वहाँ अपराध के कारणों की खोज की जानी चाहिए, ना कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं पर। क्योंकि पिछले सिद्धांतों में हमने देखा कि जब यह भी कहा गया था कि व्यक्ति में अपराध की प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशानुकरण के आधार पर आती है, जो कि उसकी शारीरिक विशेषताओं से ही पता चल जाती है, और व्यक्ति अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को त्याग नहीं करता। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि समाज का वातावरण ही अपराधी के लिए अपराध करने हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराता है। अतः अपराध के कारणों की खोज सामाजिक वातावरण में की जानी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यह भी कहा गया है कि गलती इंसान से ही होती है और उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य को अधिक से अधिक न्याय मिल सके। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि अपराध एक बीमारी है, अतः जिस प्रकार बीमारी का इलाज किया जाता है, उसी प्रकार अपराध का निदान किया जा सकता है। अपराधों के निवारण के लिए समाज, परिवार और पड़ोस के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मानवता के महान दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके अनुसार मनुष्य द्वारा मनुष्य को कठोर सजा देना एक अन्याय है। इसमें अपराध के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया गया है और नैतिकता के महत्व को स्वीकार किया गया है। अपराधी को सजा न देकर जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वह सजा काटने के उपरांत स्वयं को समाज में और परिवार में पुनर्स्थापित कर सकें। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणदंड की अपेक्षा कारावास को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे अपराधी को सुधार का अवसर मिल सके। इसी तरह यह सिद्धांत इस उक्ति पर आधारित है कि अपराधी से नहीं अपितु अपराध से घृणा करें। इसी कारण महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मानव जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिस्थितियाँ या उसकी परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं। इसी तरह भगवान महावीर की भी यही मान्यता थी कि पापी से नहीं पाप से घृणा करें। इसी प्रकार
जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने भी कहा है कि अपराध एक रोगजनित बुद्धि भ्रमता है और इससे अपराधी को मुक्त किया जा सकता है। राज्य को ऐसे व्यक्तियों से प्रतिशोध या प्रतिरोध न लेकर पुनर्वास करना चाहिए। वर्तमान में सभी प्रगतिशील देश इस सिद्धांत को अपना रहे हैं और भारत भी इसमें अग्रणी रहा है। भारत में भी जेल व्यवस्था को सुधारात्मक तरीके से अनुसरण के द्वारा पुनर्गठित किया गया है तथा जेलों में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार पर जोर दिया गया है। इसी कारण बाल अपराधियों, महिला अपराधियों और प्रथम और नए अपराधियों के प्रति विशेष उदारतापूर्व व्यवहार भी किया जाता है। समर्थन के साथ साथ या इसकी विशेषताओं के साथ साथ इस सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना भी की जा सकती है। यह सिद्धांत नवीनतम समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों पर आधारित है और विश्व में आजकल व्यापक समर्थन प्राप्त कर रहा है, परंतु इस सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना भी की जाती है। यह सिद्धांत बाल अपराधियों, प्रथम अपराधियों तथा लैंगिक अपराधियों के संबंध में तो उपयोगी हो सकता है, परंतु यह आतंक अपराधियों के संबंध में अधिक प्रभावी नहीं है। यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति सुधारातीत है अर्थात जिस व्यक्ति में सुधार की संभावनाएं समाप्त हो चुकी है या वह सुधार करना ही नहीं चाहता, उनके लिए यह सिद्धांत पूर्णतया निरर्थक है। इसी प्रकार अगर व्यक्तियों को कारागार में आराम से रखा जाएगा तो वह कारागार उस व्यक्ति के लिए आराम गृह बन जाएंगे और जब किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होगा या व्यक्ति निर्धन होगा तो वह किसी न किसी प्रकार के अपराध कारित करके जेल में जाने को तत्पर रहेगा, क्योंकि उसे वहाँ रहने के लिए छत और खाने के लिए भोजन तो मिल ही जाएगा और उसे यह लगेगा कि जहाँ वह समाज में कुछ नहीं कमा पाता था तो उसे उसे कारागार में समाज से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार कारागार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाएगा और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अपराध आकस्मिक रूप से हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे मामलों में सुधारात्मक सिद्धांत अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जब वह गलत और सही में फ़र्क समझने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता और इस प्रकार वह जाने अनजाने में अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है और किसी अपराध को कर डालता है। तो ऐसे मामलों में इस सिद्धांत की उपयोगिता अर्थहीन हो जाती है। इसी प्रकार सुधारात्मक सिद्धांत की एक कमजोरी यह भी है कि असाधारण एवं अभ्यस्त अपराधियों का वर्गीकरण करना व्यवहारिक दृष्टिकोण से अत्यंत कठिन होता है और बिना अपराधियों के वर्गीकरण के सभी अपराधियों पर इसे लागू करना परिणामों की दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकता। अतः सदरलैंड ने भी कहा है कि दंड अपराधियों को सुधारने में सहायक होता है। इससे एक तो अपराधी को दंड का भय रहता है, दूसरा उसके मस्तिष्क में यह धारणा रहती है कि अपराध लाभकारी नहीं होते हैं और अभ्यस्त अपराधियों की आदत को भी लंबे समय तक कारावास द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि जब इसके आलोचना की जाती है फिर भी इस सिद्धांत को वर्तमान काल में प्रगतिशील देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है और भारत भी इसमें अग्रणी रहा है और भारत में भी जेल व्यवस्था को सुधारात्मक पद्धति के अनुसार पुनर्गठित किया गया है तथा जेलों में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार पर जोर दिया गया है और महिला अपराधियों, बाल अपराधियों, नए अपराधियों और प्रथम अपराधियों के प्रति उनका विशेष उदारतापूर्ण व्यवहार उन्हें समाज में पुनर्व्यवस्थित या पुनर्स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान देता है और कारागारों में अपराधियों को समुचित शिक्षा देकर, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर, उद्योग धंधों की शिक्षा देकर अपराध की प्रवृत्ति से मुक्त किया जाता है ताकि वह समाज में स्वयं को पुनर्स्थापित कर सके और
समाज में जो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है वह उस प्रतिष्ठा को पुनः पा सकें और समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर सकें, ताकि वह अपने परिवार और समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। अतः विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि दंड का सुधारात्मक सिद्धांत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है और स्वयं अपराधी और समाज के लिए और राज्य के सुशासन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह अपराधी में सुधार की संभावना को जगाता है और समाज में जब व्यक्ति अपराध की सज़ा काटने के उपरांत एक अच्छे इंसान के रूप में पुनः प्रवेश करता है तो समाज भी उसे स्वीकार करने में नहीं हिचकता है और समाज के द्वारा उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वह समाज में अपनी उपयोगिता को पुनः सिद्ध कर सके और राज्य और प्रशासन में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद।